अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। आज आपको बताएंगे कि एक बहुत ही अफसोसनाक खबर सामने आई। 26 नवंबर में जो पीटीआई के लोग शहीद हुए थे, कारकुन जो जाँ बहक हो गए थे, इन लोगों को इंसाफ नहीं मिल सका और कंप्लेंट खारिज हो गई है। इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ जिक्र करेंगे फलक जावेद ने जो इंकशाफात किए हैं आज पेशी के दौरान। पेट्रोलियम डीलर्स ने एक दफ़ा फिर हड़ताल का ऐलान कर दिया, जबकि इंडिया में एहतजाज भी पूरे आबोताब से जारी है। तो ये तमाम खबरें आज के व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। पहले बात कर लेते हैं 26 नवंबर के एहतजाज के केस की। आपको मालूम है कि 26 नवंबर 2024 को जो एहतजाज हुआ उसमें जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से फायरिंग की गई और मुख्तलिफ वाक़यात के नतीजे में पीटीआई के 12 से 14 जो कारकुन हैं वो शहीद हुए। और इन शहदा के हवाले से पीटीआई की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी और पीटीआई चेयरमैन की क़यादत में ये दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें इन शहदा के लिए इन्वेस्टिगेशन का जो है दरख्वास्त जमा कराई गई थी। लेकिन इस दरख्वास्त की कोई जो है पैरवी नहीं की गई पीटीआई की तरफ से। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब को इसमें पहुंचकर अपना बयान रिकॉर्ड कराना था, लेकिन वो टाल मटोल करते रहे और इस हवाले से कोई पेशरफ्त ना हो सकी। और आखिरकार तकरीबन 1 साल 7 महीने बाद, जिसमें तकरीबन 24 समातें हुई हैं और कोई पेशरफ्त ना हो सकी, तो इस दरख्वास्त को अदालत ने खारिज कर दिया है। ये एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है। मुझे दिली अफसोस हुआ आज ये ख़बर सुन के। उसकी वजह ये है कि कारकुन चाहे किसी भी सियासी जमात के हों, वो एक बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, अपनी जान हथेली पर रख कर अपनी क़यादत के लिए, अपने कॉज के लिए बाहर निकलते हैं। और ये कारकुन ही हैं जिनकी वजह से जमहूरी तहरीकें आगे बढ़ती हैं। ये कारकुन ही हैं जिसकी वजह से आज भी जमहूरियत का कोई अगर नाम लेवा है तो है। और ये वो कारकुन ही होते हैं जिनके सर पर जो लीडर्स हैं वो लीडर्स बनते हैं, हुकूमतें बनाते हैं। तो ये कारकुन जो हैं ये वो बुनियादी ईंट होते हैं जिसके ऊपर जो है वो पूरी किसी सियासी जमात की जो इमारत है वो खड़ी होती है। लेकिन अफसोस की बात है कि कोई भी सियासी जमात हो, उसमें कारकुनान के हवाले से हमेशा ये देखने में आया है कि एक बेहिसी होती है, एक लापरवाही होती है। कारकुन किसी भी सियासी जमात के हों, उनको एक ईंधन के तौर पर तहरीकों में इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन उनकी कोई कंपनसेशन नहीं होती। आप देखें कि जब ओहदे मरातें मिलती हैं तो बड़ा कम ही किसी जमात में देखने में आता है कि किसी नीचे लेवल के कारकुन को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लाया जाए और वो किसी बड़े ओहदे पर पहुंचने में कामयाब हो जाए। ख़ास तौर पर जो हमारी 2 ऐसी जमातें हैं जो कि वैसे ही पॉलिटिकल डायनेस्टी के ऊपर चल रही हैं, तो वहाँ तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन चले कोई बाकी मिनिस्ट्रीज़ मिल जाती हैं या कोई नीचे के लेवल पे सेनेटर्स या एमएनए या कोई एमपीए बन गया, तो आप किसी न किसी तरह अपने कारकुनों को आगे लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ हमारे मुल्क में एक बिल्कुल डिफरेंट रिवायत है और हमें ये नज़र आता है कि कारकुन जो है वो बेचारा हमेशा मार खाने के लिए ही रह जाता है। उसकी उस तरह से ना तो पजीराई की जाती है, ना उसको कोई कॉम्पनसेशन मिलती है और ना ही उसको कोई ओहदा मिलता है, ना वो कभी आगे बढ़ पाता है। ये बड़ा कम हमने देखा है कि कोई ग्राउंड लेवल का वर्कर जो है वो कहीं बहुत मेन स्ट्रीम पर आकर कोई लीडर बन जाए और कोई मरकज़ी लीडर की हैसियत इख्तियार कर ले। अब ये जो पीटीआई के 26 नवंबर के कारकुन थे, ये तो बेचारे कह के निकले थे कि हम मर जाएंगे, हम जान दे देंगे खान के लिए, और उन्होंने ये प्रूव भी किया। ये प्रूव किया उन्होंने कि उन्होंने जाने दी, और जाने देते देते भी ये अपने खून से कैदी 804 लिख रहे थे। ये बेचारे गरीब लोग थे, किसी के पास जेब में से 500 रुपये निकले हैं, किसी के जेब में से पुराना बटनों वाला मोबाइल निकला है। और ये वो बेचारे लोग थे जो कि इमरान खान की रिहाई के लिए सर धड़ की बाजी लगाने के लिए तैयार थे और उन्होंने लगाई। और कई एक इनमें से जो थे वो नौजवान थे बिल्कुल, और कुछ जो थे वो अगर मिडिल एज के भी थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि इनको इंसाफ दिलाना किसका काम था? इनको इंसाफ दिलाना पार्टी क़यादत का काम था। इनके लिए पूरी लड़ाई लड़ी जाती। ये बात दुरुस्त है कि पीटीआई के बहुत से लोग जो हैं वो बहुत, चूँकि इनके ऊपर तो फिर क्रैकडाउन भी एक एक्सट्रीम लेवल का हुआ है ना। पीटीआई के तो हज़ारों कारकुनान के ऊपर मुकदमात बने और एक एक कारकुन के ऊपर कई कई मुकदमात बने, कई कई पेशियाँ, कई कई लाखों के मचल के, और ये सब पीटीआई की आदत ने पूरा भी किया है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 0/0 रहा है। इन्होंने पैरवी भी की है और इनकी जानिब से वकला भी पेश होते रहे हैं, इन्होंने मचल के भी जमा कराए हैं, इन्होंने कारकुनान के आने जाने पेशियों का बंदोबस्त भी किया है।
लेकिन ये इतना मैसिव लेवल का क्रैकडाउन था कारकुनों के ऊपर रियासत की तरफ से कि उसके बावजूद कि पीटीआई अपनी कोशिश करती कि हर एक कारकुन तक पहुंचती, हर एक को कुछ ना कुछ सहूलत देती, फिर भी शायद उनके लिए ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं हुआ कि वो तमाम कारकुनों को कॉम्पनसेट कर पाती। बहुत सौ को किया, और अली अमीन गंडापुर के बारे में तो अक्सर लोग आज भी ये तारीफ़ करते हैं कि जब तक वो वज़ीर आला थे तो उन्होंने कारकुनों का बहुत ख्याल किया। ये बहुत से लोग उनकी तारीफ़ करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो ये 26 नवंबर के एहतजाज के शोहदा थे, इनको इंसाफ किसने दिलाना था? चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब आखिर क्यों नहीं पेश होते रहे अदालतों में, क्यों उन्होंने इसकी पैरवी नहीं की? और अगर कोई टेक्निकल रीजंस हैं इसके पीछे, तो उन्हें चाहिए था कि इसके ऊपर एतमाद में लेते, अपनी पार्टी क़यादत को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, अपने कारकुनान को बताते कि क्यों इसके पीछे वो पूरी पैरवी नहीं कर रहे। अगर कोई उन्हें ये ख़तरा था या ख़दशात थे कि शवाहिद पूरे नहीं हैं या कोई टेक्निकल रीजंस थी, तो तब भी बताते। लेकिन ऐसी कोई वजाहत जो है वो उनकी तरफ से सामने नहीं आई, और आज जो है वो केस खारिज हो गया। तो ये बड़ा ही तकलीफ़ दे मामला है। वैसे तो मुझे इन अदालतों से कोई उम्मीद नहीं है, सब कुछ सामने भी होता, तमाम शवाहिद भी पूरे होते, सब कुछ भी दे दिया जाता, तो आपके ख्याल से क्या ये अदालतें शहबाज शरीफ को, मोहसिन नकवी को, मरियम नवाज़ को या किसी भी सिक्योरिटी ऑफिसर को आपके ख्याल से वो सज़ा देती? बिल्कुल भी नहीं देती। क्या उनको कटहरों में तलब किया जाता? हरगिज़ नहीं किया जाता। जिस तरह का ये मफलूज निज़ाम है, मुझे भी पता है और आपको भी पता है, लेकिन आप तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। कम से कम कोई ये तो देखता कि यार आपने लड़ाई पूरी लड़ी है। आगे अब जाहिर है अदालतें इस नहज पर हैं, इस तरीके से काम कर रही हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? लेकिन अपनी तरफ से तो आप ये पूरी तगोदो करते नजर आए ना, कम से कम कि हाँ भाई आपको कारकुन का एहसास है, उसकी जान गई है, तो आप उसके इंसाफ के लिए जो है वो पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नज़र नहीं आया, और अल्टीमेटली हमने देखा कि ये जो केस है ये दाखिले दफ्तर हो गए हैं, दरख्वास्त जो है वो खारिज कर दी गई है। बहरहाल जी, इंडिया में भी एहतजाज हो रहा है, और इंडियन एहतजाज जो है वो काफ़ी फैलता चला जा रहा है। अब तो जो अपोजिशन पार्टी है वहाँ की कांग्रेस, उसके रहनुमा भी इस एहतजाज में शामिल हो रहे हैं, और उनको भी बल्कि गिरफ़्तार किया गया है। दूसरी तरफ एहतजाज सोशल मीडिया पर भी अपनी पूरी आबोताब से चमकता नज़र आ रहा है, और स्टूडेंट्स को अगरचे बहुत रियासत की तरफ से ताकत का निशाना बनाया गया, लेकिन वो डटे हुए हैं और वो हिलने के लिए तैयार नहीं है। रेजिग्नेशन मांग रहे हैं वो वज़ीर तालीम का, और साथ में मोदी सरकार की भी खूब बैंड बज रही है, गोदी मीडिया की भी खूब बैंड बज रही है। और ये सब कुछ जब हो रहा है तो इसमें उनके जो फ़नकार लोग हैं उनमें से भी कुछ लोग सामने आए हैं। नसीरुद्दीन शाह साहब की आज एक वीडियो मैंने देखी है, तो बड़ा उन्होंने अपने इन स्टूडेंट्स के साथ इजहार यकजहती भी किया, और उन्होंने एक बड़ी गहरी बात की। उन्होंने कहा कि जब कोई जाहिल जो है वो रहनुमा बन जाता है किसी कौम का, तो फिर उसके बाद वो ये चाहता है कि हर शख्स ही जाहिल, ना समझ और बेहिस हो जाए, उसकी तरह बेरहम हो जाए। वैसे ये बड़ी गहरी बात कर दी उन्होंने। आप इसको किसी भी मुल्क के ऊपर जो है ना वो फिट कर दे, वो पूरा ही हो जाती है कि कोई जाहिल जब कोई आपके ऊपर रहनुमा बन जाएगा, आपका राबर बन जाएगा, तो फिर वो चाहेगा कि सारे पीछे उसी तरह जाहिलों का रेवड़ ही रहे। तो उन्होंने इस पर गम और गुस्से का इजहार किया कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं, जो उनके मुल्क का फ्यूचर है, उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, और उनके अंदर कौन से आप बीज बो रहे हैं। वो क्या सोचेंगे यार कि हमारे मुल्क में हमारे साथ ये हो रहा है। उनकी माएँ मैं देख रही थी, हैरान हो रही थी, रो रही थी कि यार हमारे बच्चों के साथ आपने मारपीट की है, हमें यकीन ही नहीं आ रहा कि ये हमारी फोर्सेस हैं जो हमारे बच्चों को डंडे मार रही हैं। और क्यों मार रही हैं यार, वो क्या आपके खिलाफ कर रहे हैं? वो अपने हक के लिए खड़े हुए हैं, पूरा मन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आप उनको डंडे मार रहे हैं। तो वो इतनी हैरान हो रही थी, और मैं ये सोच रही थी कि इनको तो क्या ही मालूम है कि इससे आगे भी क्या कुछ किया जा सकता है अपने ही लोगों के साथ। तो बहरहाल जी, ये एहतजाज वहाँ पे जारी है, और कुछ लोगों का ख्याल ये कि ये मोदी सरकार को बहा के ले जाएगा। मुझे अभी वो नहज तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर ये जो स्टूडेंट्स हैं अपने हक में कामयाब होते हैं तो ये एक पहला झटका ज़रूर मिल जाएगा मोदी सरकार को। आज जो इनके एक स्पोक्स पर्सन हैं कॉकरोच कमेटी के, इनकी तरफ से जो 2-3 बातें की गई अपनी अनाउंसमेंट में, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने कहा कि देखें, 2 मकसद तो हम पहले ही हासिल कर चुके हैं। पहला एक जो हमने चेंज लेके आए हैं हम सोसाइटी में, वो ये है कि लोग सवाल करने लगे हैं। वो सोसाइटी जो बिल्कुल एक खामोश सोसाइटी हो चुकी थी, जहाँ पे कोई सवाल नहीं उठा रहा था, वहाँ पे लोग सवाल करने लगे हैं, तनकीद करने लगे हैं। तो पहला तो चेंज हम ले आए हैं, हम जो कॉकरोच हैं हम पहला चेंज ले आए हैं।
दूसरा उन्होंने कहा कि आप देखें कि आपकी इस पुरअमन प्रोटेस्ट की वजह से फाइनली जो आपकी गवर्नमेंट है वो हमसे इंगेज करने पर कम से कम मजबूर ज़रूर हो चुकी है। अभी मुतालबात माने नहीं गए लेकिन मजबूर ज़रूर हो चुकी है, क्योंकि आप अपने आप को आपने एक स्ट्रेंथ शो किया है। तो उन्होंने कहा कि 2 मकसद तो हम पूरे कर चुके हैं, अब तीसरा मकसद है रेजिग्नेशन का, वो भी आप देखेंगे कि पूरा हो जाएगा और उसके बगैर गुजारा नहीं है, देना होगा इस्तीफ़ा और देना ही होगा। तो ये वैसे उन्होंने जो बात की है ना कि सोसाइटी का जिंदा रहना, सोसाइटी में सवाल उठाना, सोसाइटी में तनकीद करने का जो एलिमेंट है वो बाकी रहना बड़ा ज़रूरी है, और ये जिंदा माशरों की निशानी हुआ करता है। हमारे यहाँ हमने ये देखा है कि चूँकि गवर्नमेंट्स हुकूमतें बहुत लंबा अरसा नहीं चल पाती, और इंडिया में हमने जो मिसाल देखी कि अब मोदी साहब जो हैं वो तीसरी मरतबा अपनी टर्म लेके चल रहे हैं, तो 12-13 साल से लोग एक ही शक्ल देखते हैं, एक ही तरह की पॉलिसीज़ होती है, और फिर अल्टीमेटली लोग उससे तंग आ जाते हैं। तो बांग्लादेश में भी यही सूरत हाल थी। तकरीबन 15-17 साल जो है वो हसीना वाजिद की गवर्नमेंट थी, अपोजिशन को दबाया गया, आवाज़ें दबा दी गई, और फिर अल्टीमेटली एक रिवॉल्ट जो है वो देखने में आया। पाकिस्तान में सिचुएशन ये होती है कि भाई हर 2.5-3 साल के बाद जो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट खुद ही ये कारनामा कर देती है कि जो भी हुकूमत होती है उसको चलता करती है कि लोगों को बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं आती। तो अब इस वजह से भी ये भी एक एंगल है बात का कि शायद इसलिए हमारे यहाँ लोग जो हैं वो उस तरह से बाहर नहीं निकलते। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि कम से कम सवाल उठना चाहिए, कम से कम तनकीद होते रहना चाहिए। जो भी आप के ज़िंदा माशरे होते हैं उसमें सवाल किए जाते हैं। कब्रिस्तान की सी खामोशी जो है वो माशरों को तकरीबन तबाह बर्बाद ही कर देती है, क्योंकि वहाँ पर फिर आपकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो बहरहाल जी, कॉकरोच पार्टी तो वहाँ पर अपने मुतालबात के साथ डटी हुई है। इधर पीटीआई की अगर बात करें तो सनम जावेद, फलक जावेद, आलिया हमजा कोट लखपत जेल में मौजूद हैं, और इन खवातीन के साथ बहुत ही अफसोसनाक सलूक जो है वो जारी है। आज फलक जावेद साहिबा जो पेश हुई हैं तो उन्होंने काफ़ी होशरुबा इंकशाफात किए हैं। फलक जावेद ने बताया कि सनम जावेद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बार बार उन्हें कहा जा रहा था वहाँ पे जेल हुकाम को कि उन्हें डॉक्टर के साथ चेकअप करवाया जाए और उनको हॉस्पिटल भेजा जाए, लेकिन उनको नहीं भेजा जा रहा था। और उन्होंने कहा कि जब वो बार बार जाके अपने लिए या आलिया के लिए भी बात करती हैं तो साफ़ तौर पे ये कहा जाता है कि भाई आपके लिए ऊपर से ऑर्डर है कि आप लोग पीटीआई वाले चाहे मर जाएं लेकिन आपको अस्पताल शिफ्ट नहीं करना। ये हो रहा है जी रही मरियम नवाज़ की सरकार में, सुन लीजिए सारे। तो फलक जावेद कहती हैं कि जनाब हमने कल बहुत ही ज़्यादा, जब सनम की तबीयत ख़राब हुई तो हमने प्रोटेस्ट किया, तो उसके बाद कहीं जाके उन्हें हस्पताल ले जाया गया, और ये उन्होंने कहा कि बड़ा वाज़ेह है कि हमारे साथ जो है वो इस किस्म का सलूक किया जाता है कि अगर हम में से कोई बीमार भी हो तो उसको इलाज मुआलजी की फैसिलिटी जो है वो इवन प्रोवाइड नहीं की जाती। केसेस तो उनके लगता ही नहीं है। फलक जावेद की जो ये अज़मा बुखारी वाला केस था उसमें एक दफ़ा फिर अज़मा बुखारी पेश नहीं हुई, और दूसरा जो उनका इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का केस है उसके लिए जेल ट्रायल की अब दरख्वास्त डाल दी गई है। यानी अज़मा बुखारी साहिबा तो पेश होती नहीं है, लेकिन फलक जावेद साहिबा जब पेशी पर आती हैं तो कुछ ना कुछ उनकी गुफ्तगू सामने आ जाती थी। अब उस गुफ्तगू को भी बंद करने का बंदोबस्त है कि जी जेल ट्रायल किया जाए ताकि उन्हें बाहर ही ना लाया जा सके। जैसे सनम जावेद, जैसे आलिया हमजा, जैसे यास्मीन राशिद, जैसे बाकी असीर पीटीआई के, उनको अदालतों में पेश नहीं किया जाता ताकि उनका मीडिया इंटरेक्शन ही ना हो सके। मारंग बलोच हों या ईमान मजारी हों, इन लोगों को अदालतों में पेश नहीं किया जाता, और वजह बड़ी साफ़ है कि बिल्कुल मुखालिफ आवाज़ कहीं से उठ ही ना सके, सामने ही ना आ सके, ये लोग ग्लोरीफाई ना हो सकें। तो यही वजह है कि अब फलक जावेद का भी जेल ट्रायल करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। वैसे भी जेल ट्रायल में फिर जो भी झूठ सच हो, शवाहिद हो, कोई ना रिपोर्ट हो रहा होता है, उस तरह आज़ाद और फेयर ट्रायल तो होता नहीं है। तो फिर उसके बाद जो है वो जैसी मर्जी आप जाली वाली सज़ाएं सुना दें, क्योंकि जितने भी आप देखें ना, इमरान खान को सज़ाएं हुई हैं या जो पीटीआई के लोगों को सज़ाएं हुई हैं, इन बेचारों के साथ यही हुआ है, जेल ट्रायल कर के अंदर ही अंदर इन्हें सज़ाएं सुना दी गई हैं। आखिर में बात करते हैं पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल की कॉल दे दी है। कल सुबह 6 बजे से अगली सुबह 6 बजे तक 24 घंटे के लिए पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। एतराज़ उनका ये है कि जनाब ये जो डेली बेसिस पर पेट्रोलियम प्राइस की कीमतों में कमी और इजाफा है ये उनको सूट नहीं करता, और वो इसके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। पहले भी उनकी जो वज़ीर पेट्रोलियम है उनसे मुलाकात हुई, मीटिंग्स हुई, लेकिन कोई बात तय नहीं हो सकी। उसके बाद अब उनकी तरफ से ये एहतजाज की कॉल दे दी गई है। तो अब देखते हैं जी, इसके ऊपर वो भी राज़ी नहीं है, अवाम अलहदा पिस रही है, और जो इसमें फ़ायदा है वो हुकूमत का ही है, क्योंकि
روزانہ تیل کی قیمت آپ بڑھائیں یا ہفتے بعد بڑھائیں، پیسے تو خوب کمائے جا رہے ہیں اس کے نام کے اوپر. تو اب بہرحال جو پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن ہے انہوں نے 6 بجے سے صبح 6 بجے سے اگلے صبح 6 بجے تک کے لیے ہڑتال کی کال دی ہے، جس میں پیٹرول پمپ بند رہیں گے. تو آپ لوگ بھی اپنا بندوبست کر لیں، ٹینکیاں شینکیاں اپنی فل کروا لیں اگر کہیں نکلنا ہے، کیونکہ پیٹرول پھر جو ہے وہ 24 گھنٹے کے لیے دستیاب نہیں ہوگا. تو یہ جی اس حکومت کی گڈ گورننس، جس میں ہر شعبہ جو ہے وہ اپنے طور پر ان کو بلیک میل بھی کرتا ہے، ان سے تنگ بھی ہے اور ان سے سنبھالا بھی نہیں جاتا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.